नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में। कल की क्लास में हमने मैदानों का एक जो भौगोलिक विभाजन है, फिजियोग्राफिक जो डिवीजन था, खादर, बांगर, तराई वगैरह का जो क्लासिफिकेशन हमें मिलता है उसके बारे में पढ़ा था। हिमालय का जो मैदान है पूरे के पूरे, इन मैदानों का हम वर्गीकरण किस तरीके से करते, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। तो कल मैदानों की एक बेसिक क्लास थी। आज हम मैदानों में जो उत्तर भारत के विशाल मैदान हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें सिंधु नदी का तंत्र आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र से संबंधित और गंगा यमुना तंत्र से संबंधित जो मैदानों का निर्माण किया गया है उन मैदानों को पढ़ेंगे। और इन मैदानों को पढ़ने से पहले आपको इन मैदानों में तीनों तंत्रों की नदियों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको तीनों मैदानों की नदियों की नॉलेज बहुत अच्छे से है तो आप इन तीनों मैदानों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी उसका कुछ बैकअप लेकर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे लास्ट हमने पढ़ा था फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हिमालय, बांगर, तेराई, बांगर और खादर के बारे में पढ़ा था। इनमें हमने ये समझा था कि जो सबसे ऊपर का जो बांबर प्रदेश होता है ये बड़े बड़े बोल्डर से निर्मित क्षेत्र होता है और ये सबसे पहला क्षेत्र होता है हिमालय के फुटिल क्षेत्र के अंदर मैदानी क्षेत्र का भाग। उसके बाद एक दलदली क्षेत्र मिलता है जिसको तराई के नाम से जाना जाता है। तराई के बाद जो पूरे का पूरा यहाँ पर बाढ़ का मैदान मिलता है, तो इस बाढ़ के मैदान में नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, नदी के आसपास का क्षेत्र जहां पर अक्सर बाढ़ आती है जलोढ़ मैदान के अंदर, वो क्षेत्र जहां पर अक्सर बाढ़ आने के चांस रहते हैं, उसमें नई प्रकार की जलोढ़ मिलती है जिसको खादर के नाम से जाना जाता है। और उसके आउटसाइड वाला जो एरिया, जो आउटसाइड फ्लड प्लेन है, उसको बांगर के नाम से जाना जाता। तो यहां तक का हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें हमने नदर्न प्लेन्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया होता है: इंडस प्लेन, गैंगटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को सिंधु मैदान के नाम से जाना जाता है। गंगा, यमुना और उससे मिलने वाली सहायक नदियों के तंत्र को गंगा या दोआब मैदान के नाम से जाना जाता है। और इधर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के मैदानों को असम के मैदान के नाम से जाना जाता है। इतना करने के बाद अगर हम चर्चा करेंगे पंजाब प्लेन की, द वेस्टर्न पार्ट, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंजाब प्लेन, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित है और सिंधु नदी तंत्र के द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। क्योंकि कल हमने ये पढ़ा था कि मैदानों का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेप करने के बाद ही होता है। तो यहां पर जो मैदान आएगा वो सिंधु नदी के क्षेत्र में आएगा। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स रेफर एज द पंजाब प्लेन। तो कहने का मतलब है कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र को, जिसमें सिंधु नदी का क्षेत्र आता है, को हम पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। इस पंजाब के मैदान के टोटल एरिया की बात करें जाए तो ये उत्तर से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 650 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व ये 300 किलोमीटर में फैला हुआ एक मैदानी क्षेत्र है। बाकी कुछ फैक्चुअल चीजें इस मैदान के अंदर, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड, तो इस मैदान का जो निर्माण किया गया है, तो इस मैदान का जो निर्माण हुआ वो किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो ये मैदान सिंधु नदी, क्योंकि यहाँ पर दो नदियां प्रमुख हैं, सिंधु या उसका जो पूरे का पूरा पंचतंत्र है, पंचतंत्र में उसकी 5 सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। तो इस मैदान का निर्माण सिंधु और उसके पंचतंत्र की सहायक नदियों के द्वारा किया गया। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान। तो इस प्लेन का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में, क्योंकि इस क्षेत्र तक पूरे का पूरा ये मैदान था, तो इसका कुछ एरिया जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर चला गया है। तो इसकी जो वर्तमान स्थिति, अधिकांश क्षेत्र की जो वर्तमान स्थिति है वो हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेंट बाय द दोआब। तो इन मैदानी क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस मैदानी क्षेत्रों को दोआब के नाम से जाना जाता है। दोआब क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे। दिल्ली रिज डिवाइड द प्लेन्स फ्रॉम द गैंगटिक प्लेन। तो जो दिल्ली कटक है, जो रायसीना की पहाड़ियां हैं, तो यहीं पर आपको पंजाब के इस साइड जाएंगे, नीचे यहाँ पर आपको दिल्ली की स्थिति मिल जाएगी। तो दिल्ली क्या करता है, इस प्लेन को और इधर के गैंगटिक प्लेन से विभाजित करने का कार्य करता है। तो दिल्ली कटक के
ऊपर जो एरिया आता है वो पंजाब प्लेन का आएगा, क्योंकि दिल्ली के क्रॉस करोगे तो हरियाणा पंजाब स्टार्ट हो जाता है। और दिल्ली के नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश, यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश से होते हुए यूपी दिल्ली को टच करते हुए निकलती है, तो इसलिए दिल्ली कट को एक विभाजन क्षेत्र माना जाता है। अब यहां पर हम सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब प्लेन की बात करोगे तो इसको सबसे पहले इसमें जो दोआब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये पूरे का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कॉन्सेप्ट, ये पूरे का पूरा क्लास 9th में दिया हुआ है। तो क्लास 9th एनसीईआरटी के अंदर ये आपको पूरा चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर दोआब की अगर हम बात करेंगे तो दोआब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक शब्द का मतलब होता है दो और दूसरा शब्द है आपका। तो दोआब का मतलब क्या होता है? टू, और आब का मतलब होता है यहां पर वाटर से। तो दोआब का यहां पर मतलब है दो जल क्षेत्र। किस मतलब से जाना जाएगा? तो इस दोआब का मतलब होता है दो जलीय क्षेत्र। जैसे गंगा दोआब बोला जाता है, तो गंगा दोआब का मतलब है कि वो गंगा और यमुना का बीच का जो क्षेत्र आ रहा है, दो नदी प्रणालियों का जो क्षेत्र आएगा उसी को हम दोआब के नाम से जानते हैं। तो उसका नाम क्या पड़ गया? गंगा यमुना दोआब। लेकिन यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इस पंजाब की। तो पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक पंज और एक आब। तो इस पंज में जो मीन्स होगा वो है आपका 5 से। तो पंज का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है वाटर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंज और आब, जिसमें पंज शब्द का मतलब होता है 5 से और आब मतलब होता है वाटर बॉडीज। तो 5 दरियाओं की भूमि या 5 दोआबों की भूमि, तो इसको कहा जाता है लैंड ऑफ 5 दोआब्स, 5 दोआबों की भूमि, जिसको दरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पंजाब शब्द का मतलब होता है। ये 5 दोआब कौन कौन से, उनको हम जानते हैं। तो ये जो 5 दोआब बनते हैं, अब इन 5 दोआबों को पढ़ने के लिए आपको यहां पर सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्लियर होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा। तो इस सिंधु नदी तंत्र के अंदर जो सबसे प्रमुख हमारी नदी मिलती है हमें, तो सबसे इस नदी तंत्र की जो बड़ी नदी है वो हमें कौन सी मिलती है? सिंधु नदी। तो इस तंत्र की जो सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख नदी है वो है हमारी सिंधु नदी। इसी सिंधु तंत्र से बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, जिनको पंच नद के नाम से जाना जाता है। अब ये पंच नद में क्या क्या शामिल होता है? तो यहां पर हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है जो इस तंत्र में शामिल होती है सबसे पहले। तो इस तंत्र में मिलने वाली सबसे पहली नदी होती है जिसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपको चिनाब नदी मिलेगी। फिर इस चिनाब की ही एक सहायक नदी मिलेगी आपको ऊपर की तरफ से यहां पर। तो इसी चिनाब की एक सहायक नदी मिलती है जिसको हम झेलम के नाम से जानते हैं। तो ये आपस में कॉन्फ्लुएंस बनाएगी। तो चिनाब की सहायक नदी झेलम। इसके अलावा चिनाब से एक नदी हिमाचल प्रदेश से आकर मिलती है। हिमाचल प्रदेश में एक नदी इससे मिलती है जिसको रावी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर कौन सी नदी मिलेगी? रावी नदी मिल जाएगी। और रावी के बाद इससे एक बड़ी नदी आकर मिलती है जिसको हम सतलुज के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सारी नदियां एक दूसरे के साथ मिलती जा रही हैं। तो ये सतलुज नदी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर सतलुज नदी से एक नदी आकर मिल जाती है जिसको ब्यास के नाम से जाना जाता है। ये डिटेल से नहीं बता रहा हूं मैं अभी, इसको हम सिंधु नदी तंत्र के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहली नदी हो गई आपकी दोस्तों सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो ये जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ये 5 नदियां मिलकर यहां पर पंच नद का निर्माण करती हैं। तो ये क्या बनता है? यहाँ पर पंच नद का फॉर्मेशन होता है। और यही पंच नद जाकर प्रमुख जो धारा है सिंधु, तो इस सिंधु की मुख्य धारा से जाकर मिल जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन यहां याद रखना कि हमारा जो टॉपिक है वो नदी को पढ़ना नहीं है। हमारा जो टॉपिक यहां पर है वो इस सिंधु तंत्र को समझना नहीं है, बल्कि इसके दोआब क्षेत्र को समझना है। तो यहां पर अगर हम दोआब देखेंगे तो कौन कौन से दोआबों का यहां निर्माण हो सकता है। तो पहला जो दोआब आप देखेंगे वो बनेगा हमारा
सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में, जिसको सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। तो पहला यहाँ पर दोआब कौन सा बनेगा हमारा, सिंधु सागर दोआब। तो पहला दोआब दोस्तों याद रखेंगे कौन सा, यहाँ पर सिंधु सागर दोआब। तो सिंधु सागर दोआब हमें कहाँ मिलेगा, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में मिलेगा। दूसरे दोआब की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपको जो दूसरा दोआब मिलेगा वो झेलम और चिनाब नदी के बीच में मिलेगा, जिसको छेज या छाज दोआब के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो आपको दोआब मिलेगा ये आपको चिनाब और रावी नदी के बीच में मिलेगा, जिसको रचना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको रचना दोआब मिल जाएगा। चौथा जो दोआब हमें मिलेगा, फोर्थ नंबर पर जो दोआब आपको याद रखना है वो आपको बारी दोआब याद रखेंगे। यहाँ पर अगला दोआब आपको मिलेगा बारी दोआब। लास्ट जो आपको दोआब मिलता है 5वें नंबर का, वो है आपका बिस्त दोआब। तो इस तरीके से आपको ये 5 दोआबों की भूमि मिलती है और ये पांचों के पांचों दोआब आपको एक सीक्वेंस में याद रखने हैं। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहली जो नदी आएगी वो हमारी सिंधु नदी आ जाएगी। सिंधु नदी के बाद जो दूसरी नदी आएगी वो झेलम आएगी। झेलम के बाद जो तीसरी नदी याद रखेंगे वो चिनाब याद रखेंगे। चिनाब के बाद जो नदी आएगी वो रावी आएगी। रावी के बाद आपको ब्यास याद रखना है और ब्यास के बाद यहाँ पर हम सतलुज को याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे 5 तंत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन 5 तंत्रों से ही पूरे के पूरे तंत्र स्टार्ट होते हैं। तो पहला जो दोआब है वो इन 2 नदियों के बीच में मिलेगा, फिर यहाँ दूसरा दोआब मिलेगा, ये तीसरा दोआब हो गया, ये चौथा और ये 5वां दोआब। इन दोआबों को हम बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे पहला दोआब केवल आपको याद रखना पड़ता है, जिसको सिंधु सागर के नाम से जाना जाएगा, ये केवल याद रखना पड़ेगा। छेज या छाज दोआब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नाम में ही रहस्य छुपा हुआ है। तो JCH से चिनाब हो जाएगा और ये झेलम हो जाएगा। तो इसी से आपको याद रखना। जैसे यहाँ पर तीसरा जो दोआब है वो आपका रचना दोआब है। रचना दोआब के अंदर ही नाम छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये चिनाब हो जाएगा और यहाँ से रावी हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो बारी दोआब मिलेगा। तो बारी दोआब में यहाँ पर नाम सुना हुआ रावी और ब्यास। और लास्ट जो दोआब हमें मिलता है वो आपको बिस्त दोआब मिलता है। तो बिस्त में भी नाम छुपा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो ST से सतलुज और B से क्या हो जाएगा, ब्यास। तो इस तरीके से आपको ये 5 दोआब याद होना चाहिए और सीक्वेंस के साथ याद होना चाहिए किन नदियों के बीच में है। अब ये जो एरिया है विभाजन के बाद, ये अधिकांश जो एरिया था ये पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। तो कुल मिला के वर्तमान में जो भारत में एरिया बचता है वो ये वाला एरिया बचता है, क्योंकि ये एरिया पूरे का पूरा किसमें चला जाएगा, पाकिस्तान में। भारत के पास केवल ये एरिया बचेगा, यानी कि पंजाब के पास केवल ये एरिया बचेगा, जिसमें बारी और बिस्त दोआब का प्रमुख क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। तो वर्तमान में भारत में रियल में पंजाब के पास केवल 2 दोआब बचे, बाकी 3 दोआबों की जो भूमि है वो कहाँ चली गई है, पाकिस्तान के अंदर। तो ये दोआब का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये पूरे के पूरे दोआब बने हुए हैं यहाँ पर। इन दोआबों के बाद आपको अगला जो मैदान याद रखना है वो हमारा आएगा पंजाब का मैदान। इसके बाद पंजाब का मैदान कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये पंजाब मैदान हो गया। पंजाब के मैदान के बाद दोस्तों यहाँ पर हम अगला मैदान पढ़ेंगे, वो है गंगा यमुना का मैदान। तो पंजाब के मैदान के बाद याद रखेंगे गंगा यमुना का मैदान। अब गंगा यमुना के मैदान की बात करेंगे तो ये पूरे का पूरा तंत्र हमारा गंगा यमुना नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य नदी जो है यहाँ से वो गंगा नदी प्रवाहित होती है इस तरीके से, और गंगा नदी से मिलती है यहाँ पर यमुना नदी, और फिर इससे मिलने वाली कई सहायक नदियाँ। तो ये सारी सहायक नदियाँ मिलकर क्या हैं, इस तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे का पूरा बिहार, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र इसमें कन्वर्ट होगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी कुछ फैक्चुअल बातों को देखेंगे, क्योंकि पूरे नदन प्लेन्स के अंदर सबसे बड़ा जो फिजिकल डिवीजन मिलता है वो हमें गंगा मैदान का ही मिलता है।
तो इस मैदान के पहले कुछ फैक्चुअल चीजों को लिख लेते हैं, ये भी क्लास 9th एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन, तो इसका पूरे का पूरा जो विस्तार है, तो इस गंगा प्लेन का जो पूरे का पूरा विस्तार है वो नॉर्मली दिया हुआ है कि ये घग्गर नदी से स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान में घग्गर नदी मिलेगी, तो घग्गर नदी से लेकर ये वेस्ट बंगाल में आपको नदी मिलेगी तीस्ता। तो हम कह सकते हैं इसका पूरे का पूरा जो विस्तार है वो राजस्थान से लगभग स्टार्ट हो जाता है घग्गर नदी से। घग्गर नदी से लेकर ये कहां तक फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड ओवर द नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा। तो इसका विस्तार अगर राज्यवार विस्तार देखा जाए, तो अगर इसका राज्यवार विस्तार देखा जाए तो पहला राज्य इसमें हरियाणा मिलेगा, दूसरा विस्तार इसके अंदर दिल्ली मिलेगा, फिर मुख्य विस्तार आपको यूपी में, उसके अलावा बिहार में, कुछ थोड़ा बहुत ये झारखंड को टच करेगा, और उसके बाद फाइनली ये वेस्ट बंगाल में मिलेगा। तो जो मुख्य विस्तार है वो याद रखना, वो 3 राज्यों के अंदर मिलता है। तो इसका जो मुख्य विस्तार है वो आपको एक तो यूपी याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, यूपी में इसका मुख्य विस्तार मिलेगा, बिहार में मुख्य विस्तार मिलेगा, और इधर वेस्ट बंगाल याद रखना। तो इसका मुख्य विस्तार वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। तो इन कुछ राज्यों के अंदर आपको इसका मुख्य विस्तार देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। एरिया की बात करें तो 3.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो 3.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया फैला हुआ है। संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ये पूरे का पूरा जो ढाल है वो यहाँ तो पूर्व की ओर जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये दक्षिण पूर्व की ओर आ रहा है, क्योंकि गंगा नदी इसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो किसी भी मैदान का जो ढाल है वो हम कहाँ से निर्धारित करते हैं, तो किसी भी मैदान के ढाल को वहां पर प्रवाहित होने वाली नदी की दिशा से ज्ञात होता है कि उसका ढाल किस तरफ होगा। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ और फैक्चुअल चीजें हैं। द गंगा अलोंग विथ इट्स लार्ज नंबर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट इन द हिमालयाज have brought large quantities of alluvial from the mountains and deposit in their builds this extensive plain। तो यहाँ पर गंगा और हिमालय से आने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मैंने याद होगा आपको जब टॉपिक पढ़ाया था गंगा नदी का, तो मैंने गंगा को गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज और हिमालयन ट्रिब्यूटरीज और पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड किया था। तो इस मैदान के अंदर जो अवसादों का निक्षेप हो रहा है वो गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं जो हिमालय से आती, जैसे यमुना नदी हो गई, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियां हिमालय से निकल कर आती हैं, और इन नदियों के द्वारा किए गए अवसादों के निक्षेप से ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो गंगा और हिमालय से निकलने वाली बड़ी संख्या में सहायक नदियां पहाड़ों से बड़ी मात्रा में जलोढ़ लाती हैं और इस व्यापक मैदान का निर्माण करने के लिए यहाँ जमा करती हैं। तो केवल यहाँ पर हिमालय की नहीं, तो कुछ नदियां तो गंगा नदी से हिमालय क्षेत्र से आती थी, कुछ नदियां प्रायद्वीप से क्षेत्र से मिलती हैं। द पेनिनसुलर रिवर सच एज चंबल, बेतवा, केन, सोन ईटीसी जोइंग द गंगा रिवर सिस्टम हैव आल्सो कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ द दिस प्लेन। तो इन मैदानों के निर्माण में केवल हिमालय नदियों की ही बड़ी भूमिका नहीं, बल्कि यहाँ पर हमें प्रायद्वीपीय नदियों चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन जैसी नदियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। लेकिन जो ज्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुआ है वो हिमालय नदियों के द्वारा हुआ है। तो इस मैदान के निर्माण में हिमालय और प्रायद्वीपीय दोनों क्षेत्रों की नदियों की महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा गंगा के निचले हिस्सों में नदियां धीमी गति से बहती, जिस कारण से यह क्षेत्र स्थानीय तालाबों, तटबंधों, दलदल, खड्डों के द्वारा बना हुआ। तो जब ये यूपी, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में ये नदी प्रवेश करती है, तो इन मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद इसमें कई प्रकार के विसर्प बनते हैं, मियांडर्स बनते हैं, गोखुर झीलों का निर्माण होता है। लगभग सभी नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जिसमें से यह क्षेत्र बार बार बाढ़ की चपेट में आता रहता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास बाढ़ का कोसी नदी। तो इस मामले में बहुत कुख्यात, इसे लंबे समय तक बिहार का शोक भी कहा जाता रहा। तो कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता। तो इन नदियों के द्वारा जहां एक उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया, वहीं ये क्षेत्र इन्हीं नदियों के द्वारा आने वाली बाढ़ की चपेट से भी ग्रसित रहता है, जिसमें बिहार का कोसी नदी का जो क्षेत्र है वो खास तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक
कहा जाता है। तो ये कुछ अभी तक की फैक्चुअल नॉलेज हो गई, कुछ फैक्चुअल चीजें हो गई। इसके बाद हम इस पूरे, देखो ये तो आपकी कुछ फैक्चुअल चीजें थी। इसके बाद हमें क्या समझना है कि क्या हम इस पूरे मैदान को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैदान है, ये पूरे का पूरा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल 3 क्षेत्रों को कवर करता है। इसलिए हम इस मैदान को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम एक एक करके सारी कैटेगरीज को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें याद रखना है कि इस पूरे उत्तर विशाल मैदान को कितने उपभागों में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें जो पहला उपभाग है, इसको अपर गंगा प्लेन या उत्तरी गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। दूसरा मिडिल गंगा प्लेन मध्य गंगा के मैदान के नाम से, और तीसरा लोअर गंगा प्लेन निम्न गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा का मैदान 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार आपका उत्तर प्रदेश में है, और ये उत्तर प्रदेश में याद रखना पश्चिमी भाग में है। मिडिल गंगा प्लेन के अंदर उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और कंप्लीट बिहार का क्षेत्र इसमें शामिल होता है, और फिर इसमें आता है आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। क्लियर हो गया? तो पूरे के पूरे मैदान को, अगर आपको राज्य याद होगा, पहले यूपी मिलेगा, यूपी के बाद हमें बिहार मिलेगा, और बिहार के बाद हमें वेस्ट बंगाल मिलेगा। और अगर ये पूरा सीक्वेंस हमें आता है तो उसी सीक्वेंस से हम याद रखेंगे कि यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है वो हमारा अपर गंगा प्लेन में आएगा, यूपी का ईस्टर्न पार्ट है लगभग 20% एरिया जो बच जाता है, और पूरे का पूरा बिहार स्टेट जो है ये हमारा मिडिल गंगा प्लेन में आएगा, और उसके बाद जो लोअर वाला पार्ट है वो पूरे का पूरा हमारा दक्षिणी या ये कह सकते हैं निम्न गंगा के मैदान का पार्ट है। अब क्या होता है कि इन सारे के सारे मैदानों को कई उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ऊपरी गंगा के मैदान को 3 उपभागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो डिवीजन आता है उसमें रोहिलखंड का मैदान, गंगा यमुना का दोआब, और तीसरा इसमें अवध का मैदान आता है। तो रोहिलखंड का प्लेन आएगा, गंगा यमुना का दोआब आएगा, और इसमें अवध का मैदान आएगा। मध्य गंगा के मैदान को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो नदन गंगा प्लेन एंड सदर्न गंगा प्लेन, मतलब मिडिल प्लेन के उत्तर का हिस्सा और मिडिल प्लेन के दक्षिण का हिस्सा। उत्तर के हिस्से में पहला प्लेन आता है गंगा घाघरा का दोआब, दूसरा मिथिला का मैदान, और तीसरा आता है कोसी का मैदान। सदर्न प्लेन में देखेंगे तो दक्षिणी मैदान के इसके दक्षिणी भाग के अंदर पहले गंगा सोन का दोआब आएगा, दूसरा इसमें मगध का मैदान आएगा, और तीसरा इसमें अंग का मैदान आएगा। लोअर में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो ये कैसे हम इनको याद रख सकते हैं, उसके लिए अभी हम एक मैप भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये मैदानों का एक क्लासिफिकेशन देख लो एक बार अच्छे से कि कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो अभी मैं इनका डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ये सारे के सारे मैदान अच्छे से याद हो जाएंगे। डायग्राम बना के देखते हैं कि इन मैदानों को आखिर हम मैप से कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके रिवर सिस्टम को समझना होगा। तो हम जब रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें गंगा नदी मिलेगी सबसे पहले। तो गंगा नदी इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आगे बढ़ती है। अब गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड से होता है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और ये आपका यूपी का बेल्ट, यहाँ से मान लेते हैं कि यूपी का बेल्ट स्टार्ट हो जाएगा। यूपी का बेल्ट यहाँ तक दिया हुआ है, इसमें आपका यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाता है, बिहार के बाद फिर वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यूपी के जो नॉर्थ का मैदान है उसको अपर गंगा प्लेन, और साउथ और बिहार वाले क्षेत्र को लोअर गंगा प्लेन के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो इससे मिलने वाली कुछ सहायक नदियाँ हैं। जैसे सबसे पहले इसमें एक सहायक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है रामगंगा। रामगंगा के बाद एक छोटी सी सहायक नदी है गोमती, और गोमती के बाद एक बड़ी सहायक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है घाघरा। ठीक है, तो ये इस तरीके से नदियां मिलेंगी। तो अगर आपको नदियां देखो याद है बेटा तो ये दिक्कत नहीं करेगा। तो पहली नदी हो गई रामगंगा, दूसरी नदी को कह देते हैं हम गोमती, और तीसरी नदी यहाँ पर याद रख लेंगे घाघरा। तो रामगंगा, गोमती और घाघरा, ये 3 नदियां समझ में आई। अब देखो जो मैंने मैदान आपको बताए हैं यहाँ पर, उन मैदानों के साथ इनको पढ़ते हैं। तो पहले अपर गंगा प्लेन में 3 प्लेन आ रहे हैं, एक रोहिलखंड का मैदान, एक गंगा यमुना दोआब, और दूसरा आ रहा है आपका अवध का
तो 3 भागों में डिवाइड किया हमने, रोहिलखंड का मैदान, गंगा यमुना का मैदान और अवध का मैदान। अब ये कहां पर हमें मिलेंगे, हम मैप में कैसे बना सकते हैं इनको। तो जब आपको देखो यहां पर मैप में बनाना हो तो जो रामगंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, इसी मैदान को आप यहां पर क्या याद रखेंगे, तो यही रामगंगा नदी के क्षेत्र का जो एरिया है, इसी को रोहिलखंड मैदान के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो गोमती नदी के आसपास का क्षेत्र है, इसको अवध मैदान के नाम से जाना जाता है। तो घाघरा नदी तक यहां पर आपको अवध मैदान मिलेगा। पहले गंगा और रामगंगा नदी के जो बीच का या रामगंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, उसको रोहिलखंड का मैदान कहेंगे, और फिर जो गोमती नदी के आसपास का क्षेत्र है, उसको अवध के मैदान के नाम से जाना जाएगा। इसी से हम जानते हैं कि इसके पश्चिमी दक्षिणी भाग से आकर इसमें यमुना नदी मिल जाती है, तो यहीं पर आपको यमुना नदी मिल जाएगी। अब गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है, इसको गंगा यमुना दोआब के नाम से जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी दो दोआब उत्तर की ओर और एक दोआब दक्षिण की ओर बन रहा है। तो पहला बनेगा उत्तर में रोहिलखंड का मैदान, फिर बनेगा अवध का मैदान, और दक्षिण में क्या बनेगा, गंगा यमुना का दोआब। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने पहला बनाया रोहिलखंड का मैदान, ये नॉर्थ में बनेगा, और ये दूसरा आपका ये भी नॉर्थ में बनेगा अवध का मैदान, और जो गंगा यमुना दोआब है ये साउथ में बनेगा। तो ये बनेगा हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर अपर गंगा का मैदान। तो कुल मिला के यहां तक जो एरिया बनेगा, अभी देखो ये पूरा यूपी हमने कवर नहीं किया है, तो यहां तक जो पूरे का पूरा एरिया आएगा आपका, यहां से यूपी का एरिया मान लेते हैं, तो यहां से जो यूपी का पूरा एरिया आएगा, तो ये पूरे का पूरा एक मैदानी क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से जो पूरे का पूरा एक मैदान बनेगा, इस मैदान को हम क्या बोलेंगे, अपर गंगा मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान। इसके बाद देखो घाघरा नदी है, तो रामगंगा गोमती घाघरा, घाघरा नदी के बाद एक नदी मिलती है यहाँ पर, तो घाघरा नदी के बाद यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है, तो आप जानते हैं यहाँ पर गंडक, बूढ़ी गंडक को छोड़ देना, ज्यादा जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर फिर मिलेगी आपको कोसी नदी। तो यहाँ पर दो नदियां याद रखना, एक तो आपको मिलती है गंडक नदी, और गंडक नदी के बाद हमें कौन सी मिलती है, कोसी नदी। तो यहाँ पर गंडक नदी और कोसी नदी का क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। तो इस गंडक और कोसी नदी में हमें कौन कौन से मैदान मिलेंगे, तो यहाँ पर हमने देखा था कि आपको जो मैदान मिलते हैं, तो इसमें जो नदन वाला पार्ट है, इसमें गंगा घाघरा का दोआब मिल रहा है, मिथिला का मैदान मिल रहा है, और कोसी का मैदान मिल रहा है। तो गंगा और घाघरा का क्षेत्र देखेंगे यहाँ पर, ये छोटा रह गया थोड़ा सा। तो यहां पर अगर आप ये वाले बेल्ट में जाएंगे, तो ये वाला जो बेल्ट है पूरे का पूरा, ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये गंगा घाघरा का बेल्ट कहलाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, गंगा घाघरा दोआब के नाम से जानते थे। ये क्या बन जाएगा आपका, गंगा घाघरा का दोआब बनेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ये किसके बीच में आ रहा है, गंगा नदी और घाघरा नदी के बीच में आ रहा है। तो ये पहला मैदान बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो हमने जो और मैदान बनाए, तो पहला ये गंगा, ये नॉर्थ में बनेगा, फिर मिथिला मैदान, ये भी नॉर्थ में बनेगा, और फिर कोसी मैदान। तो इसी में जो गंडक नदी के बीच का क्षेत्र होगा, इसको यहाँ पर मिथिला के मैदान के नाम से जानेंगे, तो ये मिथिला मैदान बन जाएगा। और फिर कोसी नदी वाला जो क्षेत्र है, इसको तो हम कोसी मैदान के नाम से जानते हैं, तो ये आपका कोसी का मैदान बन जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्थ वाले बेल्ट में, गंगा नदी के नॉर्थ में आपके 3 मैदान बन जाते हैं, गंगा घाघरा का दोआब, मिथिला का मैदान, और तीसरा क्या बनता है हमारा, कोसी का मैदान। अब दक्षिण वाले हिस्से में जाएंगे, तो दक्षिण वाले हिस्से में आपसे इनसे कुछ नदियां मिलेंगी। जैसे साउथ वाले हिस्से में गंगा सोन का दोआब, मगध का दोआब और अंग का दोआब। तो यहीं पर हम एक मुख्य नदी को मिलाएंगे, जो हमारी कौन सी है, सोन नदी। तो यहां पर देखेंगे कि आपको जो बेल्ट मिलेगा, तो ये गंगा नदी का बेल्ट होगा, ये सोन नदी का। तो यहां पर जो बेल्ट बनेगा पूरे का पूरा, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, गंगा, तो इसको बोल देंगे हम गंगा सोन दोआब। तो ये साउथ में बन रहा है गंगा सोन दोआब, ये पूरे का पूरा गंगा नदी से सोन नदी का बेल्ट। ये नाम मैंने नीचे लिखा हुआ, ये बेल्ट लेकिन ऊपर है, याद रखना। अब इसके बाद ही आगे आपको 2 मैदान और मिलते हैं, तो इसमें आपको मगध का मैदान
तो इसी में मगध मैदान, ये बिहार के अंदर ही आपको मिल जाएंगे, और इसी के आगे आपको अंग मैदान मिलेगा। तो ये इनकी नदियां वगैरह तो नहीं मिलती खास कोई, लेकिन आप दो भाग में डिवाइड कर लेना, तो ये तीन मैदान आपको नीचे मिलेंगे। तो पहला मैदान गंगा द्वार, दूसरा मगध, और तीसरा अंग का मैदान। तो इस तरीके से तीन मैदान उत्तर में और तीन मैदानों का निर्माण हमारा दक्षिण में होता है। इसके बाद जो मैदानी क्षेत्र बनेगा वो आपका यहाँ पर, यहाँ से जब नदी जाएगी तो ये पूरा का पूरा जो मैदान बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निम्न गंगा का मैदान। तो इसमें क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं रखना है, तो केवल निम्न गंगा का मैदान के नाम से याद रखेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक का जो बेल्ट हो गया, ये आपका मध्य वाला भाग हो गया, तो इसको मध्य गंगा मैदान बोलेंगे। और इसको हम उत्तरी या अपर गंगा प्लेन बोलते हैं, उत्तरी गंगा मैदान बोलेंगे। समझ में आया यहाँ तक? इस तरीके से हम इसका एक सिंपल क्लासिफिकेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से मैदानों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर जो नदियां हैं आपकी, तो निम्न गंगा के मैदान में इस साइड से आपको महानंदा का भी पार्ट याद रखना है, तो इसमें महानंदा नदी का भी पार्ट आता है। इधर से जो तीस्ता नदी आती है, तो तीस्ता नदी का भी कुछ भाग पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। इधर से दामोदर नदी का भी पार्ट जुड़ा हुआ है, दामोदर, ठीक है। और ये गंगा आगे जाकर बढ़ जाती है, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो हमें केवल हुगली तक का क्षेत्र लेना, हमें गंगा में किस नदी तक का क्षेत्र लेना है, केवल हुगली नदी तक का। तो हुगली, दामोदर, महानंदा, तीस्ता, ये सब आपकी क्या है, इसी निम्न गंगा के मैदान में सम्मिलित होती हैं। तो इन सारी नदियों को हम किसमें पढ़ते हैं, निम्न गंगा के मैदान में स्टडी करते हैं। यहां तक कहानी क्लियर हुई आपकी? इसको मैं एक और सिंपल फॉर्मेट में आपको बना के दे रहा हूं, इससे भी आसान फॉर्मेट फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसको हम एक सिंपल फॉर्मेट में बनाकर दिखाते हैं आपको कि एक सिंपल फॉर्मेट में पूरे मैदान को कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल एक सिंपल ट्रिक के साथ हम इसको कवर कर सकते हैं। तो इस पूरे बेल्ट को पहले आप ऊपर और दक्षिण में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम पहले पूरा दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, अपर और लोअर में, ठीक है। यहां पर यहां तक डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां तक हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो मैदान बनेंगे, तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें जो मैदान बनेगा वो आपका रोहिलखंड बनेगा। तो सबसे पहला जो मैदान आएगा वो बीच में मान लो गंगा नदी है, बाकी नदियां हम पढ़ी चुके हैं, तो रोहिलखंड का मैदान आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको रोहिलखंड मैदान बनाना है, फिर आप इसमें अवध का मैदान बनाएंगे। तो रोहिलखंड का मैदान बन गया, अवध का मैदान बन गया। नीचे जो बनेगा वो आपका गंगा यमुना का दोआब बनेगा। तो यहाँ पर गंगा यमुना दोआब बन गया। इसके बाद आपका गंगा और घाघरा का दोआब बनेगा मध्य गंगा वाले क्षेत्र में। तो ये गंगा घाघरा का दोआब बन गया। इसके बाद आपका जो बना था है वो आपका कोसी का मैदान, और एक और था आपका यहाँ पर जिसको मिथिला का मैदान कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मिथिला मैदान मिल जाएगा। तो ये मिथिला मैदान हो गया, और मिथिला मैदान के नीचे आपका कोसी का मैदान हो गया। तो ये कोसी का मैदान बन जाएगा। ये पूरे नॉर्थ वाले बेल्ट में हो गए। गंगा यमुना दोआब के बाद जाएंगे तो आपको यहाँ पर गंगा सोन का दोआब मिलेगा। तो गंगा सोन का दोआब क्षेत्र हो गया, गंगा सोन दोआब हो गया। यहाँ पर जाएंगे तो आपका मगध का मैदान हो गया, तो मगध मैदान बन गया। और मगध के बाद आपका अंग का मैदान बन गया। तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि इस जगह से लेकर, तो ये पहला मैदान बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये पहला मैदान बनेगा। और यहाँ से ये आपका दूसरा मैदान बनेगा, और फिर ये तीसरा मैदान, और ये इस तरीके से आपका 5 मैदानों में डिवाइड हो जाएगा। पहले रोहिलखंड का मैदान, फिर अवध का मैदान, फिर गंगा का मैदान, फिर मिथिला का मैदान, और फिर कोसी का मैदान। इसको हम मुख्य विभाजन रेखा मान लेते हैं। यहाँ से ये हमारी बड़ी विभाजन रेखा हो जाएगी, क्योंकि इस रेखा से हम क्या करेंगे, इसको अपर गंगा प्लेन में ऐड करेंगे। तो ये अपर गंगा प्लेन, और यहाँ से आपका हो जाएगा लोअर गंगा प्लेन। इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ से आप विभाजन कर लेना, यहाँ से मुख्य धारा विभाजित हो जाएगी। तो ये अपर गंगा प्लेन का पार्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो 3 भागों में डिवाइड होगा, तो ये 3 भागों में डिवाइड होगा, तो ये आपका लोअर गंगा प्लेन का पार्ट हो जाएगा।
तो 3 प्लेन आपके ऊपर और 3 प्लेन आपको नीचे मिलेंगे। तो ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है, यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो इसको इस तरीके से। ये लाइन बराबर नहीं आ पाई तो आप ऐसे बना लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट बनेगा, ये आपका बेल्ट बनेगा कौन सा, लोअर गंगा का प्लेन, जिसमें 3 मैदान उत्तर में, 3 मैदान नीचे। और ये जो पूरे का पूरा क्षेत्र बनेगा, इसको हम बोलेंगे निम्न गंगा का मैदान। तो ये निम्न गंगा का मैदान हो गया। तो ऐसे करके आपको केवल मैदान क्लियर होना चाहिए। अब इसमें आप नदियां सेट कर सकते हैं। बीच में मुख्य जो विभाजन है वो आप गंगा नदी को मान सकते हो। जैसे इसमें हम नदियां ऐड करेंगे तो इसमें जो प्रमुख नदी है हमारी, तो इसमें मान लेते हैं कि जो मुख्य विभाजन वाली नदी है बीच में, वो कौन सी नदी है, यहाँ पर गंगा नदी आ रही। तो मुख्य विभाजन वाली नदी कौन सी है, गंगा नदी। अब इस गंगा नदी से कौन कौन सी नदियां मिलती, जैसे यहाँ पर रोहिलखंड के अंदर जो नदी मिलती है वो आपकी कौन सी नदी है, रामगंगा नदी। अवध के अंदर जो नदी मिलाएंगे वो कौन सी है, गोमती नदी। यहाँ पर जो नदी आएगी वो कौन सी है, घाघरा नदी। यहाँ पर गंडक नदी, यहाँ पर कोसी नदी। अपने आप नदियां मिलती चली जाएंगी। यहाँ पर गंगा सोन दोआब में मिलाएंगे तो यहाँ पर सोन नदी, ठीक है। यहाँ पर मिलाएंगे तो इस साइड से यहाँ पर आप यमुना नदी मिला देंगे, तो अपने आप ही चीजें बनती चली जाती। ये हुगली नदी से यहाँ पर दामोदर नदी, महानंदा नदी, यहाँ पर आपको तीस्ता नदी। तो इस तरीके से बड़े प्यार से आप इस सिस्टम को याद रख सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिकल टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं होती है। अब एक एक करके हम इन सारे मैदानों के बारे में मोटा मोटा आइडिया समझते हैं कि ये आखिर मैदान किस तरीके से है, क्या क्या डाटा इसमें याद रख सकते हैं। अपर गंगा प्लेन की अगर हम बात करेंगे, अपर गंगा प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका लगभग, ये डाटा भले ही मत याद रखना, 1,49,000 याद रख लेना, मोटा मोटा 1.49 याद रख लेना। तो इसका जो टोटल एरिया है वो 1,49,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल ज्योग्राफिकल एरिया का, या ये कह सकते हैं यूपी का 89% एरिया कवर करता है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का कितना एरिया, 89% एरिया उत्तर प्रदेश का आता है। बाउंडेड की बात करेंगे, पश्चिम में यमुना नदी, नॉर्थ में शिवालिक रेंज, ईस्ट में प्रयागराज फैजाबाद और साउथ में नदन एस्कारपमेंट ऑफ पेनिनसुला। देखो यहाँ पर एक चीज और समझ लो, इस पूरे मैदान का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं या इसकी बाउंडेशन की बात करते हैं, तो पूरे के पूरे उत्तर में आप जानते हैं कि उत्तर की जो सीमा है वो शिवालिक हिमालय बनाएगा। उत्तर की पूरी सीमा कौन बनाएगा, तो तीनों मैदानों में उत्तर की सीमा में आपको क्या याद रखना है, शिवालिक हिमालय, क्योंकि ये मैदान उत्तर में शिवालिक हिमालय पर स्थित है। और इनके दक्षिण में आप देखेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार, यहां से आपका शिवालिक हिमालय के ढाल आ गए और इधर से जो ढाल आएंगे वो प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण उत्तरी ढाल आ जाएंगे। तो इन ढालों से लेकर इन ढालों के बीच में पूरे का पूरा आपका मैदान बना हुआ है। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, इधर हिमालय के क्षेत्र आ जाते हैं, यहाँ पर प्लेन आ जाएगा और यहाँ से आपका पठार स्टार्ट हो जाता है। ये पठार और ये आपका हिमालय और बीच में क्या हो गया, मैदान। तो ये पठार का उत्तरी ढाल हो गया और शिवालिक के दक्षिणी ढाल हो गए। तो इसका मतलब निचले वाले पूरे भाग के अंदर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी ढाल या उत्तरी कगार मिलेंगे। तो इनको उत्तरी कगार भी बोल देते हैं, नदन एस्कारपमेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू या ढाल भी लिख सकते हैं। तो कम से कम उत्तर और दक्षिण में तो किसी भी मैदान के बारे में पूछा जाता है तो आप उत्तर दक्षिण में किसी भी मैदान की सीमा के बारे में यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन से मैदान का निर्माण किस किस प्रकार से हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इनकी पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया गया होगा। तो यहां पर हमें याद रखना है कि इनकी पश्चिमी सीमाओं और पूर्वी सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, उसको जरा समझते हैं यहां पर। तो यहां से आप देखेंगे कि इस साइड की जो सीमा का निर्धारण है, तो इस साइड से जो यमुना नदी है यहां पर हमने बनाई थी, इसको और अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा। तो जो यमुना नदी है वो इसी भूभाग से प्रवाहित होती है। तो यमुना नदी यहां पर मिलेगी, लेकिन ये नदी इस तरीके से यहां से निकल कर आती है। तो इसका मतलब लगभग जो पश्चिमी सीमा है, तो ये लगभग पश्चिमी सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित हो जाती है, यमुना नदी के द्वारा निर्धारित हो जाती है। और पूरब में जो इसकी सीमा है वो तीस्ता नदी तक ले सकते हैं आप, या फिर बांग्लादेश की सीमा तक ले सकते हैं। तो ये फाइनली बांग्लादेश की सीमा तक फैला हुआ है। तो ये पूरब तक की सीमा आ गई। लेकिन बीच में आप अपर गंगा प्लेन को लोअर गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन को मिडिल गंगा प्लेन से कैसे विभाजित करेंगे। इसके लिए सिंपल याद रखना कि ये जो विभाजन रेखा है,
ये जो विभाजन रेखा मिलती है, इस पूरी लाइन पर एक रेलवे ट्रैक है जो प्रयागराज से लगभग यहां से स्टार्ट होता है और फैजाबाद तक जाता है। यहाँ पर फैजाबाद है, तो यहाँ पर क्या दिया है, फैजाबाद। यहाँ पर क्या दिया है, प्रयागराज। तो प्रयागराज से फैजाबाद के बीच में यहाँ पर पूरे का पूरा एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है और उसी रेलवे ट्रैक से हम इसको विभाजित कर देते हैं। तो इसका मतलब है अपर गंगा प्लेन यमुना नदी से स्टार्ट होगा, इलाहाबाद प्रयागराज या फैजाबाद रेलवे ट्रैक से जाएगा और यहां से इनकी राज्य सीमा आ जाएगी। तो ये राज्य सीमा से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमें इनकी सारी सीमाएं बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपर गंगा प्लेन दिया हुआ है, तो अपर गंगा प्लेन देखोगे तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं इस अपर गंगा प्लेन को। ये पूरे का पूरा हमारा अपर गंगा का प्लेन हो गया। तो इसकी जो दक्षिणी ढाल है वो क्या किससे बनाए जाएंगे, तो दक्षिणी ढाल प्रायद्वीपीय पठार से बनेगा, उत्तरी ढाल जो है वो शिवालिक बनाएगा, ठीक है। पश्चिमी ढाल इसकी यमुना नदी बनाएगी, यहाँ पर यमुना नदी मिल जाएगी। और इस साइड की जो ढाल है आपका जो प्रयागराज फैजाबाद है, तो यहाँ पर जो प्रयागराज और फैजाबाद है, मतलब ये जो एक रेलवे ट्रैक है पूरे का पूरा, तो प्रयागराज रेलवे और फैजाबाद रेलवे से इसकी सीमा का निर्धारण होगा। इसलिए लिखा इसकी पश्चिमी सीमा यमुना नदी बनाएगी, इसकी उत्तर की सीमा शिवालिक रेंज, जहां पर 300 मीटर 150 मीटर की समोच्च रेखा मिलती है। मतलब यहाँ पर ये समोच्च रेखा बहुत कम आपसे पूछी जाती है। मतलब यहाँ पर जो शिवालिक के पास में इसकी ऊंचाई है, तो उत्तराखंड में 300 मीटर और नेपाल के पास में 150 मीटर की समोच्च रेखा शिवालिक हिमालय को मैदान से विभाजित करती है। मतलब उत्तराखंड में मैदान ज्यादा ऊंचे है। पूर्व की जो सीमा है वो प्रयागराज और फैजाबाद का रेलवे लाइन बनाता है, जहां पर केवल जो ऊंचाई है वो 100 मीटर की मिलती है। और दक्षिणी सीमा सदर्न नदन स्कारमेंट ऑफ, तो दक्षिणी सीमा जो है वो नदन स्कारमेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, तो प्रायद्वीपीय पठार के जो दक्षिणी कगार हैं, तो इनके द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण बनाया जाता। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हम विभाजन करेंगे, क्योंकि मैदान को जब पठार से विभाजित किया जाता है, तो मैदान को पठार से जब विभाजित करते हैं तो वो समोच्च रेखा से विभाजित करते हैं। तो यहाँ की जो ऊंचाई है वो 150 मीटर मिलती है, इस साइड आपको 100 मीटर मिलेगी और इस साइड आपको 300 मीटर मिलेगी और इस साइड आपको 150 मीटर मिलेगी। तो टोटल जो एवरेज हाइट निकल कर आई वो 100 से 300 मीटर के बीच में है। अब इसको 3 सब डिवीजन में हमने डिवाइड किया था। पहला सब डिवीजन क्या था, रोहिलखंड का मैदान, दूसरा गंगा यमुना का मैदान, तीसरा क्या था, अवध का मैदान। तो रोहिलखंड के मैदान में रामगंगा नदी का क्षेत्र आपको याद रखना है, यहां पर गंगा और यमुना का क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर गंगा यमुना का क्षेत्र आ जाएगा और यहाँ पर आपको गोमती नदी का प्रमुखता क्षेत्र याद रखना। डायग्राम में आपको शुरू से बना चुका था, यहीं पर आप इसको चाहो तो यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे पश्चिम में है, यहाँ से यमुना नदी की सीमा आपको बना लेनी इस तरीके से, यहाँ से गंगा नदी की सीमा आ जाएगी। तो ये दोनों नदियां मिलकर, ठीक है, यहाँ कहाँ मिल जाएंगी, तो ये पहले तो गंगा नदी का क्षेत्र बना लेंगे। ये गंगा नदी प्रयागराज से निकल कर जाएगी, फिर इसी से आपको यहाँ से होते हुए यमुना नदी को यहाँ मिला लेना। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका गंगा यमुना का दोआब मिल जाएगा, ऊपर रोहिलखंड का प्लेन मिल जाएगा और इधर आपका अवध का प्लेन मिल जाएगा। 3 मैदान बन जाते हैं। इसके बाद आता है मध्य गंगा का मैदान, जो 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बड़ा क्षेत्र है, जो लगभग सेंट्रल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो 10-11% क्षेत्र बचा हुआ वो और पूरे का पूरा बिहार आता है। इसकी भी बाउंड्री सेम आपको याद रखनी है। तो इस मैदान को भी आप सेम उसी तरीके से याद रखेंगे यहाँ पर। तो ये मैदान भी आपको सेम उसी तरीके से बनता हुआ दिखेगा, जहां पर ऊपर में आपको शिवालिक हिमालय याद रखना है। उत्तर दक्षिण वाला तो रटना ही नहीं, ऊपर शिवालिक, नीचे प्रायद्वीपीय पठार के ढाल, प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा। इस साइड हम जानते हैं कि जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो आपका फैजाबाद वाला रेलवे लाइन था, तो फैजाबाद और यहां पर आपका प्रयागराज वाला, तो फैजाबाद प्रयागराज रेलवे लाइन से हम डिवाइड करते थे। अब इस साइड की जो सीमा है ये वेस्ट बंगाल तक टच करेगी। कहां तक, वेस्ट बंगाल की और बिहार की जो राज्य सीमा है,
तो वेस्टर्न सीमा प्रयागराज फैजाबाद रेलवे 100 मीटर की समुच्च रेखा, उत्तरी की शिवालिक सीमा जानते 150 मीटर, और इधर बिहार वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो बंगाल बॉर्डर से डिवाइड होगी, और दक्षिण की आप जानते हैं। तो यहां पर अब चीजें सिंपल हो जाएंगी। तो ये 150 मीटर है, ऊपर भी 150 मीटर, और इधर की जो रेखा वो आपकी इस साइड की जो रेखा वो आपकी 100 मीटर की ऊंचाई मिलेगी। इस साइड आपको लगभग वही, तो छोड़ देना इस साइड को, राज्य सीमा है लगभग, आप चाहो तो 100 मीटर दिया हुआ तो 100 मीटर इधर याद रख लेना। अब इसमें आपको टोटल 6 मैदानों में डिवाइड कराया था हमने। तो यहां पर सबसे पहले आपको गंगा नदी याद रखनी है, और इधर से आपको यमुना नदी याद रखनी। ये दोनों नदियां प्रयागराज में मिलती, उसके बाद गंगा नदी इधर से होते हुए आगे बढ़ेगी। गंगा नदी से ऊपर की तरफ से गंगा से पहली रामगंगा, उसके बाद यहां से गोमती भी मिल चुकी होगी। इसके बाद जो नदी मिलेगी वो घाघरा, फिर गंडक, और उसके बाद कोसी नदी। 3 नदियां याद रखना है। नीचे की तरफ से आपको इसमें सोन नदी याद रखना है। तो ये आपका सोन नदी का क्षेत्र हो गया, ये घाघरा का हो गया, ये गंडक का हो गया, और ये आपका कोसी का क्षेत्र हो गया। अब 3 मैदान ऊपर 3 मैदान नीचे बनेंगे। तो 3 मैदान ऊपर बनेंगे, तो 1 2 3 यहां पर बनाना है। तो ये गंगा और घाघरा का दोआ बन जाएगा, ये आपका मिथिला का प्लेन बन जाएगा, और इस साइड आपका कोसी प्लेन बन जाएगा, और इस साइड आपका गंगा और सोन का प्लेन बन जाएगा, यहाँ पर मगध का प्लेन बन जाएगा, और यहाँ पर अंग का प्लेन बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो नदन प्लाट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, और साउथ वाले पार्ट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसके बाद आपका आता है लोअर गंगा का प्लेन। लोअर गंगा प्लेन का जो एरिया वो लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर मिलता है। ये बिहार के पटना से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। तो ये छोड़ देना बिहार के पटना से, मतलब बिहार की सीमा से याद रख लेना। तो ये बिहार सीमा से लेकर बंगाल की खाड़ी में, मतलब दक्षिण में पूरा वेस्ट बंगाल कवर हो जाएगा। इसमें पूरी की पूरी याद रखना वेस्ट बंगाल स्टेट आती है। ये मतलब आपको इस तरीके से मिलेगा। अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो यहां से आपको वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाता है। वेस्ट बंगाल का मैप आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। ये पूरे का पूरा क्या है, वेस्ट बंगाल का मैप है। इस वेस्ट बंगाल के अंदर यहां से आपको गंगा नदी मिलेगी, जो हुगली के नाम से विभाजित हो जाती है, और एक नदी इस तरफ चली जाती है। तो यहां पर हम इसको पद्मा कह देते हैं, और यहां पर इसको हम हुगली बोल देते हैं। यहां पर क्या कहलाएगी, हुगली नदी। इसी हुगली से यहां पर दामोदर नदी मिलती है, इसी गंगा से यहाँ पर महानंदा मिलती है। तो यहाँ पर ये नदियां याद रखेंगे। यहाँ पर कौन सी नदी का क्षेत्र आएगा, महानंदा का, और यहाँ पर कौन सी नदी का क्षेत्र आएगा, दामोदर का। और इसी में जब यहाँ पर आके ब्रह्मपुत्र नदी इससे मिलती है, जिसको जमुना कहा जाता है, और इसी जमुना से पश्चिम बंगाल की तरफ से एक नदी आकर मिलती है जिसको तीस्ता कहा जाता है। तो तीस्ता का क्षेत्र भी इसी मैदान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो तीस्ता का क्षेत्र भी इसी मैदान के अंतर्गत ही आएगा। अब यहां पर बॉर्डर्स को अगर हम देखेंगे तो इसके पश्चिम में पूरे का पूरा झारखंड का स्टेट है, जहां पर छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। तो इस साइड छोटा नागपुर के पठार की सीमा हो जाएगी। इस साइड आपका बांग्लादेश स्टार्ट हो जाएगा, तो बांग्लादेश के साथ सीमा बन जाएगी। ऊपर आपका वही शिवालिक वाला क्षेत्र रहेगा, नीचे आपका बे ऑफ बंगाल आ जाएगा। तो वेस्ट में छोटा नागपुर पठार है, नॉर्थ में सिक्किम यानी कि शिवालिक वाला ही बेल्ट आएगा यहाँ पर, और इधर असम और बांग्लादेश का बॉर्डर आ जाएगा। साउथ में मिदनापुर या सुंदरबन डेल्टा तक इसको हम कवर कर सकते हैं। तो ये आपका लोअर गंगा का मैदान कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमने गंगा के मैदान को यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब गंगा के मैदान के बाद तो हमने पंजाब का मैदान कंप्लीट किया, और पूरी तरीके से यहाँ पर गंगा का मैदान कंप्लीट किया। अब छोटा सा मैदान है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, जिसको पहले आप चाहो तो डायग्राम से देख सकते हो। छोटा सा मैदान है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है ये हमें उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर मिलेगा। तो उत्तर पूर्वी राज्यों का अगर हम मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे का पूरा उत्तर पूर्व का मैप बनाना है। तो इस उत्तर पूर्व मैप के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है इस साइड से तिब्बत की तरफ से, जो इस अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इस तरीके से बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है, जिसको यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे कई सहायक नदियां यहाँ पर मिलती हैं, कई सहायक नदियां इससे आकर यहाँ से मिलती हैं। अब ये जो बेल्ट बनेगा, यहां पर याद रखना कि ये जो बीच का बेल्ट बन रहा है ये, क्योंकि ये बीच का जो बेल्ट है ये असम वाला बेल्ट है। ये बीच का बेल्ट कहाँ आ जाता है, असम राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये जितना भी असम स्टेट का बेल्ट है, तो इस पूरे असम स्टेट के बेल्ट को हम किस में काउंट करते हैं, ब्रह्मपुत्र के मैदान यानी कि असम के मैदान में काउंट
करेंगे। तो आपको ये पूरे का पूरा बीच का बेल्ट यहाँ पर याद रखना है। तो ये पूरे का पूरा जो बीच का बेल्ट आ रहा है यहाँ से, ये पूरा का पूरा बीच वाला जो बेल्ट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम के मैदान के नाम से जाना जाए। ये इतना एरिया आपको याद रखना है, समझ में आया। तो ये इतना एरिया किस नाम से जाना जाएगा, असम के मैदान के नाम से जाना जाएगा, जिसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सारी की सारी सहायक नदियां यहाँ पर कवर हो जाएंगी। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब आगे समझते हैं, ठीक है, हाईलाइट हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि और हमें क्या क्या फैक्चुअल चीजें इसमें क्या याद रखनी है। तो इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको याद रखना है। दिस इज नोन एज द ब्रह्मपुत्र वैलीज और असम वैलीज एंड असम प्लेन्स, एज मोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैलीज इज सिचुएटेड इन असम। तो इसे ब्रह्मपुत्र घाटी, असम घाटी या असम के मैदान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र घाटी के अधिकांश भाग असम में स्थित है। Its western boundary is formed by the Indo-Bangladesh border as well as the boundary of the lower Ganga plain. Its eastern boundary is formed by the Purvanchal hill. तो इसकी पश्चिमी सीमा बांग्लादेश भारत की सीमा के द्वारा निर्धारित हो जाएगी, क्योंकि वहीं तक हमें असम क्षेत्र मिलेगा। निचले गंगा की मैदान की सीमा से बनती है, क्योंकि वहीं से आपका लोअर गंगा का प्लेन स्टार्ट हो जाएगा। इसकी पूर्वी सीमा पूर्वांचल की पहाड़ियों से मिलती है, क्योंकि इसके पूरब में ही क्या मिलेगी आपको, जो मिश्मी, अबोर, मीरी, डाफला, नागा, पटकाई, बुम, ये सारी जो पहाड़ियां हैं नॉर्थ ईस्ट में हमें मिलती हैं। तो इस साइड की जो बाउंड्री है यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस साइड आपको बहुत सारी पहाड़ियां मिल जाती, इन पहाड़ियों के द्वारा बाउंड्री डिसाइड हो जाएगी। इधर की पहाड़ी आपकी कुछ ये बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ, और इधर से आपका लोअर गंगा का जो मैदान स्टार्ट हो जाता है उससे, और ऊपर भी ये अरुणाचल प्रदेश की हिमालय की पहाड़ियां। कुल मिला के ये हिमालय की पहाड़ियों के बीच में फंसा हुआ है। उपजाऊ घाटी चावल और जूट उगाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां, जिसको हम पढ़ चुके थे, धनसेरी, सुबनसेरी, कोपली, मानस, सामो, तीस्ता, तो ये सारी की सारी नदियां, तीस्ता को छोड़ देंगे, बाकी सारी नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इस मैदान के निर्माण में सहायक हो जाएंगी। तो ये छोटा सा मैदान था हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद आपका एक मैदान और हमें पढ़ना है, राजस्थान का मैदान, जो एक तरीके से डेजर्ट एरिया है, रियल में मैदान है ही नहीं। तो ये राजस्थान वाला एरिया क्या है, एक डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसका निर्माण तापी अपक्षय की प्रक्रिया से हुआ है। यांत्रिक अपक्षय यानी कि तापी अपक्षय थर्मल वेदरिंग से हुआ है, जो एक भौतिक अपक्षय का ही पार्ट है। तो ये पूरे का पूरा एक प्रातन चट्टानों का क्षेत्र था, जहां पर तापमान के द्वारा अपक्षित की गई चट्टानें मिलती हैं, जो ऊपर की लेयर वो पूरी की पूरी चट्टान में कन्वर्ट हो गई। आज भी हम राजस्थान से कुछ फीट तक अगर हम रेत हटा दें तो उसके नीचे आज भी हमें कड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। तो ये राजस्थान का जो ड्रेनेज, वो जो एरिया है मिट्टी वाला, रेत वाला, वो बहुत ज्यादा डीप नहीं, उसके नीचे सॉलिड रॉक है। तो जितनी चट्टान मिट्टी में कन्वर्ट हो चुकी है वो पूरी की पूरी आपकी डेजर्ट के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो इसमें अरावली के पश्चिम में मरुस्थली और राजस्थान का बांगर क्षेत्र है। तो इसका पूरे का पूरा जो हम विस्तार देखते हैं, तो इसका जब भी आप विस्तार देखोगे तो अरावली के पश्चिम में, तो ये अरावली के पश्चिम का पूरा क्षेत्र है, जिसको राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र समुद्री जलमग्न क्षेत्र में था, जो हिमानी चरण के उत्थान के दौरान पीछे हट गया, तथा इसलिए यहाँ पर कई खारी जिले मौजूद है, जैसे सांबर झील। तो पहले माना जाता है कि ये पूरे का पूरा जो राजस्थान का मैदान था, ये समुद्र के अंदर था, समुद्र से जलमग्न था, और बाद में इसमें कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई, और ये क्षेत्र जब ऊपर की ओर उठा, इस क्षेत्र की मतलब चट्टानें पहले समुद्र के अंदर हुआ करती थी, फिर इनमें उत्थान हुआ और ये पूरी की पूरी चट्टानें बाहर आ गई। इसलिए आज भी हमें इस राजस्थान क्षेत्र के अंदर बहुत सारी झीलें खारे पानी के रूप में मिल जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख हमें सांबर झील देखने को मिलती है। इसमें कई अंतर्देशीय जल निकासियां, मतलब राजस्थान के डेजर्ट में जो रिवर्स हैं, जो भी चैनल चलते हैं, वो सारे के सारे अंतः स्थलीय प्रवाह के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर चलने वाले सीजन, मतलब पहली बात तो यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियां हैं वो सीजन या वर्षा ऋतु में ही हमें दिखाई देती हैं, और उसके बाद ये समुद्र में ही क्या है विलुप्त, स्थल खंडों के अंदर ही विलुप्त हो जाते हैं, मतलब सीजन में ये अपीयर होती है। रीजन इज कवर्ड बाय द सैंड एंड ड्यून्स, तो इसमें बहुत सारी रेत और रेत के बहुत सारे सैंड ड्यून्स यानी कि बालू के टूटे बालू के स्तूप मिलते हैं। बांगर इज सेमी एरिड्स एंड फर्टाइल रीजन्स एंड ड्रेनेज बाय द लूनी नदी। तो जो बांगर क्षेत्र है वो इसका एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जहां पर लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र हमें देखने को
मिलता है। तो ये थोड़ा सा राजस्थान के बारे में आपको याद रखना होता है। तो ये हमारा राजस्थान का मैदान भी कंप्लीट होता है। इसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर हम इन मैदानों की विशेषताएं, या इन विशेषताएं तो मैं पहले बता चुका था, इन मैदानों का हमारे भारत के अकॉर्डिंग क्या महत्व है। बड़े सिंपल पॉइंट है, बस हमें एक बार टच करना इन सारे पॉइंट्स को। भारत के विशाल मैदान भारतीय संस्कृति का भंडार है। तो पूरा यूपी बिहार अगर आप देखेंगे, पंजाब से लेकर यूपी बिहार असम, तो इसमें एक बड़ा कल्चरल एरिया, एक सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिलता है। दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, हमें इसी क्षेत्र के अंदर मिलती है। इस क्षेत्र मैदान में उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण क्षेत्र की सभी प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। मतलब यहाँ की जो जलवायु है वो भी बहुत अच्छी, मतलब इसमें रबी खरीफ किसी भी सीजन की फसल को आप, चाहे वो ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट हो, किसी को भी उगा सकते हैं। उत्तरी मैदानों से होकर बहने वाली नदियां, अधिकांश नदियां कैसी हैं, बारहमासी। तो इन मैदानों में जितनी भी नदियां आती हैं, उन सारी नदियों का पानी कहाँ से आता है, हिमालय क्षेत्र से आता है। इसलिए इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, बारहमासी है। इसके बाद एक दो पॉइंट और हैं। इन नदियों पर कई नहरें बनाई गई जो कृषि को और ज्यादा लाभकारी एवं टिकाऊ बनाती हैं। तो नहरों का तंत्र वहीं ज्यादा विकसित किया जा सकता है जहां पर नहरें जाओ, मैदानी क्षेत्र जाना। तो मैदानी क्षेत्रों में नहरों का तंत्र विकसित करना बहुत आसान होता है, इसलिए इस क्षेत्र में नहरें ज्यादा मिलती है। नदियां बारहमासी हैं, मिट्टी बहुत अच्छी है, नहरें बहुत ज्यादा हैं, तो इस कारण से यहाँ का जो कृषि विकास है वो सबसे ज्यादा मिलता है। हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। उत्तरी मैदान में प्रचुर भूमिगत जल है। तो देखो, अंडरग्राउंड वाटर की भी प्रॉब्लम नहीं, सरफेस वाटर की प्रॉब्लम नहीं, अंडरग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम नहीं, जलवायु की प्रॉब्लम नहीं, मिट्टी की प्रॉब्लम नहीं। तो एग्रीकल्चर में फिर कौन सी विडंबना पैदा हो सकती है, कोई विडंबना नहीं है। इस कारण से ये फर्टाइल एरिया है जिसका उपयोग सिंचाई, घरेलू औद्योगिक प्रयोजनों हेतु ट्यूबवेल पंपिंग सेट के माध्यम से किया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सड़क, रेलवे, बुनियादी ढांचाओं का विकास किया जाना बहुत आसान होता है। तो किसी रोड बनाना है आपको, कोई सड़क बनाना है, तो वहां पर बनाई जाने वाली सड़क, वहां पर बनाए जाने वाले रोड आदि चीजों का कंस्ट्रक्शन भी क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। एक पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र में सड़क बनाना या रेलवे ट्रैक बनाना और एक मैदानी क्षेत्रों के अंदर सड़क या कोई रेलवे ट्रैक बनाना बेहद ही आसान होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में चीजों का तंत्र, जो जाल नेटवर्क हमें बनाना है वो बनाना बहुत आसान हो जाता है। हमें बहुत सारी पुलियां, पुल वगैरह नहीं बनाने होते, कोई पर्वत को नहीं काटना है, एक तरफ से गिट्टी रोड बिछाते चले जाओ और आपका रोड बनता हुआ चला जाता है। इसलिए जो नेटवर्क है ज्यादा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो रेलवे नेटवर्क देख लो, सड़क नेटवर्क देख लो, ये सबसे ज्यादा हमें उत्तर भारत के अंदर ही डेवलप होता हुआ दिखता है। एक दो विशेषताएं की और बात कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, द प्लेन्स हैव वाइडनेस्ड सेवरल रीजन्स, पॉलिटिकल, कल्चर एंड द सोशल मूवमेंट सिंस इन द डाउन्स ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास की शुरुआत में भी अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये मैदान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कई धर्मों का यहाँ पर उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म का उदय देखेंगे यहीं पर हुआ, सिख धर्म का उदय हुआ, हिंदू धर्म के भी बहुत सारे जो स्थल हैं वो आपको सब इससे, हरिद्वार, वाराणसी वगैरह, ये सब इसी मैदानी क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो बड़े बड़े जो लीडर्स आप देखेंगे, देखो राजनीति में वही व्यक्ति जाता है जो घर से संपन्न होता है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है। तो यहाँ का जो रिच फर्टाइल सिस्टम है वो यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा रिच बनाता है, संपन्न बनाता है। इस कारण से यहाँ पर संपन्नता ज्यादा, लोग पैसे वाले, और पैसे वाले हैं तो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। और सांस्कृतिक कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत सारे सोशल जो मूवमेंट है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दुनिया के कुछ महान धार्मिक जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मों की उत्पत्ति भी इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो इसने ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण। कई पवित्र तीर्थ स्थल जैसे अमृतसर, हरिद्वार, इलाहाबाद, बोध गया इसी मैदानों में स्थित है। तो इस तरीके से हमें मैदान का थोड़ा सा महत्व याद रखना होता है कि ये सांस्कृतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, कल्चर की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक आंदोलनों, धार्मिक आंदोलनों, सामाजिक आंदोलनों की दृष्टि से देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखा जाए ये और भी ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस वाटर भी बहुत अच्छा मिलता है, भूमिगत जल भी बहुत अच्छा मिलता है, और मिट्टी भी पूरे विश्व की जलोढ़ जैसी उपजाऊ मिट्टी भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इस कारण से यहाँ पर कृषिकल जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है।
और हरित क्रांति की शुरुआत भी हम देखेंगे इसी उत्तर के मैदानों से ही की गई थी। तो इस तरीके से आपकी कहानी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास में हमने उत्तर के पूरे मैदानों को कंप्लीट कर लिया है। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की चर्चा करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरी क्लास में आपका मैदान पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।